Good morning बच्चों. Today we are going to start chapter 5 our national goals. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नेशनल गोल्स के कुछ टॉपिक समझाए थे. आपको वो टॉपिक समझ में आ गए होंगे. जो टॉपिक्स मैंने समझाए थे उसमें क्या था? जस्टिस का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड टॉपिक था सेक्युलरिज्म. थर्ड था इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड डेमोक्रेसी एंड सिटीजन. तो बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है. टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक है एडल्ट फ्रेंचाइज, सेकेंड टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, थर्ड ह्यूमन राइट्स, फोर्थ द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन एंड आपकी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोशल एंड इकोनॉमिक्स इक्वलिटी. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया था. एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एडल्ट फ्रेंचाइज होता है मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैव incorporated adult franchise. This is the most popular principle of voting. ये वोटिंग का मोस्ट पॉपुलर प्रिंसिपल होता है. वोटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू द सिटीजन. एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एडल्ट फ्रेंचाइज होता है यदि 18 ईयर्स के ऊपर जो भी मेल या फीमेल किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के हो, कहीं भी उनका बर्थ प्लेस हो, सबको वोटिंग का अधिकार होता है और सबकी वोट की वैल्यू होती है. तो एडल्ट फ्रेंचाइज वर्ल्ड की अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स को वोटिंग का राइट दिया गया है. और जो हमारा जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो किस पर बेस्ड है? वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है. मतलब सबको समान अधिकार मिलेंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट पर वोटिंग एंड फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ensures fundamental rights for all round development of individual. It is the duty of the state to protect these rights. Judiciary is the constitution. The fundamental rights are protected by the judiciary. तो हमारे इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. और बच्चों इन फंडामेंटल राइट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा. जो पहला फंडामेंटल राइट है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, वो क्या है? राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता होना चाहिए. सेकंड है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता होनी चाहिए. थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है. वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, हर व्यक्ति अपना अपने रिलीजन को मान सकता है. फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. हर पर्सन को कल्चरल और एजुकेशनल राइट भी मिलते हैं, क्योंकि वो कोई भी एजुकेशन ले सकता है, कोई भी कल्चरल को अडॉप्ट कर सकता है. और 6 पॉइंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो इस तरह से मैंने आपको 6 फंडामेंटल राइट्स बताए और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किए गए हैं. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन 6 फंडामेंटल राइट्स को मतलब दिखाया गया है और इसी के अकॉर्डिंग लोग इन राइट्स के अकॉर्डिंग लोग अपना काम करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स वे राइट्स हैं जो ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन तो सभी हैं, हम सब लोग क्या हैं? ह्यूमन है. तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, हमारा व्यक्तित्व क्या है उसकी डेवलपमेंट
के लिए जरूरी है। ह्यूमन राइट्स में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स और कल्चरल राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स में क्या क्या होते हैं? एक तो पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं, सोशल राइट्स भी होते हैं, इकोनॉमिक्स राइट्स भी होते हैं और कल्चरल राइट्स भी। और ये 4 कैटेगरीज में आते हैं। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये 4 कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट क्या है? राइट विच आर एक्वायर्ड फ्रॉम बर्थ, पहला जो कैटेगरी है। सेकेंड पॉइंट क्या है? राइट विच आर बेसिस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। थर्ड पॉइंट है राइट फॉर विच सेम सोशल कंडीशन आर इसेंशियल। और फोर्थ पॉइंट है राइट्स विच प्राइमरी नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ मैन। तो इस तरह से मैंने आपको अभी ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट है द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन। मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन has been established in our country for the protection of human rights. The Madhya Pradesh Human Rights Commission was established on September 1995. जो मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन था वो कब बनाया गया? 1995 में बना। और द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 was passed by our पार्लियामेंट। और जो पार्लियामेंट में प्रोटेक्शन के लिए जो पास हुआ था वो 1993 में। इन अकॉर्डेंस टू विच द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन वॉज फॉर्म्ड, विच इज द इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी whose aims is to protect the right mentioned in the above act. In addition to this, human right protection endeavors to spread human rights to the common masses. तो हमारे जो the office of the MP Human Rights Commission is situated in भोपाल। तो जो ह्यूमन राइट कमीशन का जो ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? वो भोपाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं लिटरेट सिटीजन। लिटरेट सिटीजन क्या होती है? मतलब इनकी लिटरेट होना मतलब पढ़ा लिखा होना। तो पीपल पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी। द पार्टिसिपेशन कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द सिटीजन आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इश्यूज। देयरफॉर सिटीजन्स मस्ट बी एजुकेटेड, मतलब सिटीजन का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। It is important that citizens should know the local, regional, national and international problems and express their views on these issues. तो इलिटरेट सिटीजन अपने वोटिंग राइट का करेक्ट तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो अपने वोटिंग राइट का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सिटीजन शुड नो द लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑफ दोज इशू। मतलब हर व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक्स इक्वलिटी। सामाजिक और आर्थिक समानता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक्स इक्वलिटी। सोशल एंड इकोनॉमिक्स इक्वलिटी इज अ मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सोशल और इकोनॉमिक्स इक्वलिटी बहुत जरूरी है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। द डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन स्मूथली and in public interest unless the stigma of high, low, rich, poor and untouchability continue to persist in the society. The same society and will aggravate resentment. The division between rich and poor critically damage democracy. डेमोक्रेसी के लिए सोशल और इकोनॉमिक्स इक्वलिटी क्या बहुत जरूरी है। रिच और पुअर के डिवीज़न से डेमोक्रेसी क्या होती है? डैमेज होती है। इसलिए ऐसी सोसाइटी होना चाहिए जहां रिच और पुअर का गैप कम हो और सोशल और इकोनॉमिक्स में इनइक्वालिटी ना हो। तो मैंने अभी आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर किए हैं। अब आप लोग
चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से वॉच करिए और जो भी एक्सरसाइज मैं सेंड करती हूँ वो फेयर कॉपी में कंप्लीट करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।